हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका साइंस बाय सुमित सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुमित और आपके सामने मैं एक बार फिर से उपस्थित हो चुका हूं एनसीईआरटी स्पेशल साइंस सीरीज वाली क्लास के साथ। और ये एनसीईआरटी क्लास 10th के बुक को हम लोग डिकोड कर रहे हैं इस सीरीज के अंतर्गत, और चैप्टर नंबर 5 के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अभी फिलहाल ये इसका लास्ट पार्ट है, यानी कि छठा पार्ट है। दैट मीन्स चैप्टर नंबर 5 के 5 पार्ट्स कहाँ मिलेंगे? बाकी के 5 पार्ट्स इसी चैनल के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, और बाकी 1 2 3 4 वो भी चैप्टर्स आपको यहीं पे मिल जाएंगे, तो वो भी आप देख सकते हैं। फिलहाल आज छठे पार्ट के बारे में बात करेंगे। लाइफ प्रोसेस से संबंधित ये टॉपिक है। जैव प्रक्रम की प्रक्रियाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं, लाइफ प्रोसेसेस के महत्व के बारे में बात कर रहे हैं। और इस डिस्कशन में काफी लंबा चौड़ा चैप्टर था, तो इस डिस्कशन में हमने काफी सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा की है। कुछ रह गया था, आज कंप्लीट कर लेंगे जी। छठा पार्ट है, आखिरी पार्ट है इस चैप्टर का। और आगे बढ़ने से पहले एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग नए कैंडिडेट हैं जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ये जरूरी है इस चैनल के लिए। और फेसबुक और टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं, नाम यही है साइंस बाय सुमित सर, तो आप तीनों जगह कनेक्ट हो सकते हैं। फिलहाल मुद्दे की बात करते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जो लास्ट टॉपिक बच गया था ना, लाइफ प्रोसेस से संबंधित, जीवन की पहचान से संबंधित। जीवन अगर किसी थिंग के अंतर्गत है, किसी चीज में लाइफ है, तो फिर उसके कई सारे लक्षण बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इसी क्रम में हम लोग उत्सर्जन से लेकर के पोषण तक और डाइजेशन से लेकर के तमाम तरह की प्रक्रियाओं को डिस्कस कर चुके हैं पीछे की क्लास में, है ना। तो बहुत सारी प्रक्रियाओं के बारे में बातचीत तो हुई है, लेकिन उत्सर्जन के बारे में बात नहीं है। और उत्सर्जन होता क्या है? बेसिकली रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, आप कह सकते हैं कचरे का बॉडी से बाहर निष्कासन। अब भांति भांति के कचरे बॉडी से आउट होते रहते हैं। अगर मैं सिंपल बोलूं क्या होता है इसका मतलब, तो सिंपली ये लिखा जा सकता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। ये जितना न्यूट्रिशन जरूरी है ना, उतना ही ये भी जरूरी है लाइफ के सपोर्ट के लिए। कचरा का निकलना भी जरूरी है। यानी मैं सीधे लिख सकता हूं, बेकार अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकल जाना। बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये हम इसी को अब उत्सर्जन कहा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अपशिष्ट पदार्थ क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, और किस तरीके से बाहर निकलता है? देखो, अगर मैं सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात करूं, नॉर्मल जो यूनिसेलुलर सिंपल ऑर्गेनिज्म है, सिंपल ऑर्गेनिजम्स में अगर मैं यूनिसेलुलर की बात करूं, सरल की बात करूं, जो अमीबा वगैरह जैसे जीव है, एक कोशिकीय जीव की बात करूं, तो उसका जो बॉडी सरफेस है ना, सिंपल जीव है, बॉडी सरफेस से ही अपशिष्ट पदार्थ आउट, बात खत्म। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स प्राणी हो, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, बंदर जैसे प्राणी हो, कॉम्प्लेक्स अगर जीव हो, खास करके मैं ह्यूमन की बात कर रहा हूं, तो मानव शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थों को निकालने के लिए, शरीर के अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए एक सोफिस्टिकेटेड, वेल डेवलप्ड बायोलॉजिकल मैकेनिज्म काम करता है। उसके लिए विशिष्ट प्रकार के अंगों की व्यवस्था होती है। ऐसे कुत्ता बिल्ली में भी होते हैं। तो इंसान जैसे कॉम्प्लिकेटेड प्राणी में एक तंत्र होता है, इस चीज को कैरी करने के लिए एक सिस्टम काम करता है। और उस सिस्टम का अपना महत्व है, जिसके ऊपर अभी फिलहाल हम लोग बातचीत करने वाले हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में ही बात करेंगे। कैसे हमारे बॉडी से कुछ खास तरह के वेस्ट प्रोडक्ट किस किस प्रकार से निकलते हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। देखो, एक बेसिक महत्व आप समझो कि हमारे शरीर के अंदर जाता क्या है। जो हमारे लिए जरूरी है वो जाता है, ऑक्सीजन जाता है एयर के थ्रू, पानी जाता है न्यूट्रिशन के थ्रू, फूड जाता है, भोजन जाता है, केमिकल एनर्जी की आवश्यकता होती है। दीज आर नीडेड, ये हमें चाहिए सीधा, इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। लेकिन जब शरीर में बायोकेमिकल प्रोसीजर होता है, उपापचयी प्रक्रिया है, मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, बॉडी के अंदर तमाम तरह की प्रक्रिया चलती रहती है, तो अपशिष्ट पदार्थ बनते भी तो है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लो,
हमने देखा था ना प्रीवियस क्लास में कि ग्लूकोज जैसे जटिल पदार्थ जब टूटता है सेल के अंदर तो CO2 H2O में टूटता है, तब जाकर के ATP एनर्जी निकलती है। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ ये CO2 क्या है, बहुत बेकार चीज है। इसका बॉडी से आउट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन का जाना जरूरी है, आउट होना जरूरी है। तो ये कैसे आउट होता है ये आप जानते हो, ब्रीदिंग प्रोसेस में आपको बता दिया गया। इसमें लंग्स की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। तो क्या लंग्स को हम इस क्रम में एक्सक्रीटरी ऑर्गन कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। हमारे लिए तो लंग्स भी रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंतर्गत एक कचरे को बाहर निकालता है ना बॉडी से, इस काम में ये बड़ा मदद करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना भी एक तरीके से उत्सर्जन ही है देखा जाए तो, विद अ बैनर ऑफ व्हाट बैनर वी कैन से दैट ब्रीदिंग प्रोसेस, ठीक है। उसके अलावा बॉडी से एक्सेस पानी जो निकलता है और अपने साथ वो और भी बहुत सारे कंटेंट को निकालता है स्वेट के रूप में, यूरिन के रूप में, ये भी उत्सर्जन का ही एक एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से देखा जाए खास करके ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे अगर एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम की हम बात करें जो इसी वजह से डिजाइन किया गया कि कचरा टॉक्सिक पदार्थ बॉडी से बाहर निकले, तो उसमें यूरिन को बाहर निकलने की व्यवस्था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किडनी की अगुवाई में ये सिस्टम काम करता है, तो ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यूरिन जब बॉडी से आउट होता है ना, ये अपने साथ ना केवल एक्सेस वाटर को लाता है, बॉडी से आउट करता है, बल्कि ये जो हमारे शरीर का टॉक्सिक कंटेंट होता है ना, जहरीला पदार्थ, टॉक्सिक मैटर, हमारे बॉडी के लिए, ह्यूमन के लिए मैं बोल रहा हूं, ह्यूमन के लिए सबसे ज्यादा जहरीला पदार्थ क्या होता है? हमारे बॉडी के लिए सबसे ज्यादा जहरीला पदार्थ होता है यूरिया, ठीक है ना। सबसे ज्यादा जहरीला पदार्थ, कुछ मात्रा में यूरिक एसिड, बाकी कुछ किसी अन्य जीव के लिए यूरिक एसिड महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इंसान के लिए सबसे ज्यादा जहरीला होता है यूरिया। अच्छा, ये यूरिया क्या है? ये एक तरीके का नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट, नाइट्रोजन युक्त कचरा है, बॉडी में बनता है, ये मेटाबॉलिकली बनता है, इसका निकलना बहुत जरूरी है बॉडी से। तो यूरिन अपने साथ ये निकाल लेता है, ठीक है ना। यूरिन का निकलना एक्सक्रीशन का महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। स्वेट जो बॉडी से, स्वेट ग्लैंड से निकलता है, पसीना जिसको हम कहते हैं, वो भी एक तरीके का एक्सक्रीशन ही है ना। शरीर का टेम्परेचर उससे कम होता है। देखा जाए तो हम ये यूरिन वाले केस के ऊपर ज्यादा बात करने वाले हैं, क्योंकि इस तरीके का सोफिस्टिकेटेड सिस्टम अपशिष्ट को, बेकार पदार्थों को, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को निकालने के लिए इसका डिजाइन किया गया देखा जाए तो, है ना। और इसकी अगुवाई कौन करता है? दो किडनीज, किडनी वाला सिस्टम, ठीक है ना। देखते हैं आगे क्या बात की गई है। हम चर्चा कर चुके हैं कि जीव प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन में जनित वर्ज्य या बेकार गैसों से कैसे छुटकारा पाते हैं, यह सब कोर्स आप जानते हैं। एनिमल के लिए CO2 जो निकालता है वो भी एक बेकार पदार्थों से छुटकारा पाने का प्रोसेस है। प्लांट जो ऑक्सीजन रिलीज करता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, साइड प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन बनता है ना, प्लांट के लिए वो अपशिष्ट है, एक तरीके से देखा जाए हमारे लिए काम की चीज है। तो ये सब कैसे होता है ये हम लोग देख चुके हैं। लेकिन अन्य मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, खास करके नाइट्रोजन युक्त वेस्ट प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जनरेट नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल, इसको हमें निकालना होगा, नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से निकालना होगा। इसके लिए एक सिस्टम काम करना चाहिए अच्छी तरीके से। तो वह जैव प्रक्रम, वो लाइफ प्रोसेस जिनमें इन हानिकारक बेकार पदार्थों को शरीर से निकाल दिया जाता है, उसी को तो उत्सर्जन कहते हैं। और उत्सर्जन की प्रक्रिया में जो जो अंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उससे उत्सर्जी अंग कहते हैं। सबसे मेन उत्सर्जी अंग है हमारे दोनों के दोनों किडनीज, गुर्दे जिसको हम कहते हैं, वृक्क जिसको हम कहते हैं। लेकिन किडनीज के अलावा लंग से, स्किन से, इन सब अंगों से भी कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकलते हैं। उसके ऊपर अभी फिलहाल हम बात नहीं करेंगे, किडनीज के ऊपर ही हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जटिल और सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात हमने अभी की है। जैसे डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, विभिन्न जंतु इसके लिए विभिन्न प्रकार के विधियों को प्रयुक्त करते हैं, उनका अपना डिजाइन होता है, बॉडी डिजाइन होता है। अगर एक कोशिक जीव की हम बात करें, मतलब कैसे कचरा, अब देखो कचरा तो अमीबा या पैरामीशियम में भी बनता है ना, उसको भी तो निकालना होता है, सिंपली बॉडी सरफेस से रिलीज कर दिया जाता है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं।
लेकिन मनुष्य में कचरा कैसे निकलेगा, नाइट्रोजीनियस वेस्ट कैसे निकलेगा, वो पूरा एक डिजाइन है। तो ये बात यहाँ पे लिखी है कि बहुत सी एक कोशिकीय जीव, ये बेकार जो अपशिष्ट है ना, इसको शरीर के सरफेस से जल में डिफ्यूज करके निकाल देते हैं, बॉडी सरफेस से ही ऐसे आउट कर देते हैं वाटर के थ्रू, ऐसे सिंपल है ना, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। लेकिन जब हम बहुकोशिकीय जटिल जीवों की बात करते हैं, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, बंदर की बात करते हैं, तो इस काम को पूरा करने के लिए विशिष्ट अंगों का उपयोग किया जाता है। यहाँ फिर चीजें फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। सो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स आर basically designed by the nature to perform these types of activities which is called excretion। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे, मनुष्य के बारे में बात करेंगे। मानवीय उत्सर्जन तंत्र में सबसे मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? मुख्य की अगर मैं बात करूं तो इसको हम कहते हैं किडनीज। इसको हिंदी में वृक्क कहा जाता है। इसको हम कहते हैं गुर्दा। गुर्दे कह सकते हैं, दो किडनीज होते हैं, टू होते हैं जनरली, एक लेफ्ट में और एक राइट में होते हैं। कहाँ? एब्डोमेन कैविटी में, पेट गुहा में, रीढ़ की हड्डी के बगल में, दोनों साइड में होते हैं, लेफ्ट राइट दो किडनीज होते हैं। और इस किडनी के जरिए यूरिन का निर्माण होता है। यूरिन का निर्माण, यूरिन बनता है। कैसे बनता है? देखो भाई साहब, सिंपल सी बात ये है कि अगर मैं कहता हूं ये कि ये दो किडनीज है, ठीक है ना, ये एक है और ये दूसरा किडनी है। अब आप जानते तो है ही, सिंपल अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं, आपको पता तो है ही कि हार्ट जो होता है ये हमारे शरीर का पंपिंग स्टेशन है। ये दोनों आप जानते हो। लंग्स ये रहा। देखो क्या होता है, हार्ट लंग्स से जो प्योर ब्लड आ रहा है ना, ये देखो, अब मैं ये सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं, वो भी नहीं बता रहा, थोड़ा सा आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं। लंग्स से प्योर ब्लड आ रहा है। प्योर ब्लड का क्या मतलब है? मेरा मतलब है यहाँ पे O2 वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ये अलग बात है कि हार्ट से ही इम्प्योर ब्लड लंग्स को जाता है, CO2 वाला। ये आप जानते हो, पिछले क्लास में भी हम बात कर चुके हैं। CO2 आउट, ऑक्सीजन इन, शुद्धिकरण तो यहाँ हो गया। लेकिन जब ये प्योर ब्लड हार्ट में जाता है तो आपको पता है ना, हार्ट से फिर ये कहाँ जाता है? सभी अंगों को धमनियों से सप्लाई कर देते हैं प्योर ब्लड। ऑल ऑर्गन्स, व्हाट वी कैन से दैट, ऑल ऑर्गन्स, सभी अंगों को प्योर ब्लड की जरूरत है ना, ऑक्सीजन युक्त ब्लड की जरूरत है। अब ऑल ऑर्गन्स का मतलब हो गया ब्रेन में भी ये ब्लड जाता है। सबका अपना हिस्सा बटा होता है, लीवर में भी जाता है, सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। तो किडनी में भी तो जाता होगा ना भाई साहब, ETC कर दूं, सबका मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, किडनी में भी तो जाता होगा ना। इसका अपना हिस्सा है, जो भी 21 या 22% ब्लड है, मतलब पूरे बॉडी का जो भी ब्लड है, सबका अपना हिस्सा बटा होता है। लीवर अगर 6% ब्लड रिसीव करता है तो किडनी 21-22% ब्लड रिसीव करता है। तो सवाल यह है कि किडनी को ब्लड कौन देता है? बाकी ऑर्गन को हार्ट देता है, तो किडनी को भी हार्ट ही देता है। तो लो भैया, किडनी में हार्ट से ब्लड आ गया। अब जो मैं बोल रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से समझो। किडनी में ब्लड आया कहां से? हार्ट से। कोई पूछे जो किडनी में ब्लड आता है वो प्योर होता है या इम्प्योर ब्लड होता है? आप कहेंगे ब्रेन में भी, किडनी में भी, लीवर में भी। हार्ट जब भी ब्लड पंप आउट करता है ना, चाहे वो किडनी को करे या लीवर को करे या ब्रेन को करे, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो प्योर होता है। लेकिन एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इस आने वाले ब्लड में, जो किडनी में ब्लड आ रहा है, ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो ब्लड आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको प्योर ब्लड तो आप कहेंगे, बट दिस ब्लड इज टॉक्सिक। अब इसका क्या मतलब? टॉक्सिक यानी कि जहरीला है। क्यों? क्योंकि इसमें यूरिया है। यूरिया जो बना है ना लीवर में, एक्सेस प्रोटीन के एमिनो एसिड्स के टूटने से, वो ब्लड में ही मिला है ना। अब ये वाला ब्लड अगर यहां पे जाएगा, फेफड़ों में जाएगा, तो फेफड़े से यूरिया थोड़े निकलेगा, यूरिया को तो किडनी ही निकालेगा। तो जो ब्लड किडनी को जा रहा है ना, वो ऑक्सीजन वाला ब्लड है, लेकिन उसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट है। तो जैसे ही किडनी को ब्लड जाता है ना, तो किडनी उस ब्लड को फिल्टर करना शुरू कर देता है। क्या करता है? फिल्टर करने लगता है। इसको डायलिसिस कहते हैं।
हिंदी में इसको डायलिसिस कहते हैं, नेचुरल डायलिसिस। हमारा दोनों किडनी जो भी हिस्से में उसको ब्लड मिलता है ना, उसको फिल्टर करना शुरू कर देता है। किसके जरिए? किडनी में बहुत सारे लाखों की संख्या में किडनी की कोशिकाएं होती है, जिसे नेफ्रॉन्स कहते हैं। नेफ्रॉन्स, किडनी के सेल्स। तो नेफ्रॉन ही वो सेल है, नेफ्रॉन की अपनी डिजाइन होती है, लेकिन नेफ्रॉन ही वो सेल है जो ब्लड को फिल्टर करता है और फिल्टर करके कचरे को अलग करता है, यूरिन बनाता है। और एक बार जब किडनी में यूरिन बन गया, तो अब ये यूरिन किडनी से यूरेटर पाइप के थ्रू यहां पहुंचेगा यूरिनरी ब्लैडर में, सिंपल। और यहां से बॉडी से आउट हो जाएगा। तो यूरिन आउट, किडनी ने यूरिन बनाया ना, किडनी को जो ब्लड मिला वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट वाला ब्लड था, ऑल्दो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ठीक है। अब यही ब्लड अब किडनी से वापस जाएगा, वापस हार्ट की तरफ जाएगा। तो हाँ, क्योंकि अब ब्रेन को ब्लड आता है, लीवर को ब्लड आता है, तो लीवर से या ब्रेन से ब्लड हार्ट की तरफ जाता भी तो है, क्योंकि जो ब्लड हार्ट की तरफ जाता है ये, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब उसको तो लंग्स ही निकालेगा, ठीक है ना। तो अब किडनी जो ब्लड भेज रहा है हार्ट की तरफ, ऑल्दो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला है, लेकिन उस ब्लड में अच्छी बात यह है कि अब यूरिया वूरिया का कचरा नहीं है, वो समय समय पर निकालता रहता है ना। तो किडनी की यही भूमिका, किडनी ब्लड को शुद्ध नहीं करता, शुद्धिकरण मतलब ऑक्सीजन मिलना वो लंग्स में होता है, किडनी ब्लड को फिल्टर करता है, कचरा जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है ना, उसको निकालता है और वापस ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाता है। तो किडनी का अपना सिस्टम है। आप देखो ना, ये वाला विजुअल देखो, एक किडनी आप देख रहे हो, ये लेफ्ट किडनी है, ये राइट किडनी है, दो किडनी है। और किडनी में दो पाइप आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। जैसे मान लो ये एक पाइप है, तो ये यहां भी है, यहां भी, ये ब्लड ला रहा है, ठीक है। और जो ब्लड ला रहा है हार्ट से ही ब्लड आता है ना, तो ये इधर भी ला रहा है, इधर भी ला रहा है। तो इसको आर्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो ब्लड किडनी को भेजता है ना हार्ट से, क्योंकि आर्टरी ही तो सारे ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करता है, तो इसको क्या बोलते हैं? आर्टरी कहा जाता है। कहीं पे लिखा है या नहीं लिखा? हाँ, रेनल आर्टरी। लेफ्ट रेनल आर्टरी है तो राइट भी होगा, आप दोनों समझ लो। आर्टरी मतलब धमनी, भैया धमनी ही तो प्योर ब्लड ले जाता है ना, ब्रेन को भी धमनी ही सप्लाई करता है, लीवर को भी, किडनी को भी करता है। यहाँ अब जो ब्लड आया, फिल्टर हुआ, बाकी की कहानी आगे बढ़ती है, प्रक्रिया है, और उसके बाद इस ब्लड को वापस आना है। तो ये जो ब्लड वापस आता है, ये ब्लू वाले पाइप के थ्रू, इसको वेन्स कहते हैं, रेनल वेन, दोनों में होते हैं रेनल वेन। देख लो, लेफ्ट वाले का दिखाएगा तो राइट वाले का भी होगा। तो एक ब्लड को लाता है और दूसरा ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाता है। कहां से ब्लड आता है? हार्ट से आता है। कहां को जाता है? हार्ट को जाता है। लेकिन इसी क्रम में जब ब्लड किडनी में आ जाता है, तो किडनी उसके यूरिया को या नाइट्रोजनियस वेस्ट को अलग कर देता है। और यूरिन जब बनता है, तो ये यूरिन देखो, ये यूरेटर पाइप देख रहा है, एक यहाँ एक यहाँ, दो पाइप है। तो इसके जरिए ये यूरिन यहाँ इकट्ठा होता है, जिसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, और समय समय पर यूरेथ्रा के थ्रू ये बॉडी से आउट हो जाता है। तो सीक्वेंस क्या बना भाई साहब? सीक्वेंस बना कि हार्ट से किडनी के अंदर ब्लड गया, किडनी ने ब्लड को फिल्टर किया, यूरिन बना। अब ये यूरिन यूरेटर में गया, किडनी से ये पाइप में गया, यूरेटर से कहां गया? यूरिनरी ब्लैडर, यहां पे इकट्ठा हुआ, और फिर यूरेथ्रा के थ्रू ये यूरिन बॉडी से आउट हुआ। ये सीक्वेंस पूछा जा सकता है, तो ये याद रख लोगे। इस पिक्चर में भी आप देख लो, धमनी एक दिखाया गया है, लेकिन दो धमनी हो तो दोनों के साथ, किडनी के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद दो किडनी है, आप जानते हैं, पूरा सिस्टम है। फिर शिरा है, एक दिखाया गया, दोनों से जुड़ा हुआ है। उसके बाद यूरिन यहाँ बनता है, तो यहाँ से फिर यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता है और यहाँ से आउट होता है। तो ये सिस्टम है, इसका पूरा एक सीक्वेंस है, याद रखना आपको। अब देखते हैं आगे आपके बुक में क्या लिखा गया है। मानव के उत्सर्जन तंत्र, जो अभी हमने बात की है किडनी वाला सिस्टम, उसमें एक जोड़ा किडनी, मतलब टू किडनीज, टू के लिख दे रहा हूं मैं, आप ऐसे समझो क्या क्या होता है इसमें। टू यूरेटर, टू यू, ठीक है ना। पेयर ऑफ यूरेटर, एक, ये क्या लिखा हुआ है, आई डोंट नो हिंदी में क्यों लिखा है, एक मूत्र, एक जोड़ा होना चाहिए, एक जोड़ा होना चाहिए, छूटा हुआ, ठीक है। अरे भैया, किडनी के साथ ये जो है ना, ये वाला जो पाइप है,
ये यूरेटर है तो दो होगा ना, एक लेफ्ट एक राइट, ये देख लो ना विजुअल में, तो एक इधर एक इधर, दो किडनी दो यूरेटर। हाँ, यूरिनरी ब्लैडर एक ही होता है, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर से ये दोनों यूरेटर जुड़ा हुआ है, यहाँ यूरिन इकट्ठा होता है, और यूरेथ्रा भी एक ही होता है, यहाँ से यूरिन पास होता है। तो क्या हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम का सिस्टम क्या हो गया, पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूट्रस, यूरेटर्स, यूट्रस नहीं यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा से यूरिन बाहर आता है। ब्रिक यानी किडनी एब्डोमेन कैविटी में रीढ़ की हड्डी के बगल में दोनों साइड स्थित होता है, अभी मैंने बताया था। और किडनी में बनने वाले यूरिन यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचता है और यहां एकत्रित होता है और उसके बाद इसे यूरेथ्रा से आउट कर दिया जाता है। ये सीक्वेंस आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट ये है, सीक्वेंस तो आपको समझ में आ गया होगा, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। किसी को कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। अब यूरिन कहां बनता है, किडनी में बनता है, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यूरिन बनने की प्रोसेस जिससे ब्लड फिल्टर होता है। अभी मैंने बोला डायलिसिस, नेचुरल डायलिसिस हम सब में हो रहा है, यूरिन बन रहा है। इस काम को करता कौन है भाई साहब, नेफ्रॉन्स करते हैं। और नेफ्रॉन्स में कहा होता है, नेफ्रॉन्स का पूरा एक डिजाइन होता है। नेफ्रॉन तो बेसिकली सेल है ना किडनी का, किडनी का फंक्शनल यूनिट है, इसको हम कहते हैं फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द किडनीज, यानी वृक्क या गुर्दे की कार्यात्मक इकाई इसको कहा जाता है। अब कैसे होता है इसको थोड़ा सा देखना है। यूरिन बनने का उद्देश्य क्या है, यूरिन बनने का उद्देश्य है ब्लड से बेकार पदार्थों को छानकर बाहर निकालना, खास करके वो जो यूरिया की बात हमने की है इंसान के लिए, अपशिष्ट को बाहर निकालना। ऑल्दो लंग्स जो है ना, फुफ्फुस मतलब लंग्स CO2 को अलग कर देता है रुधिर से, तो वो भी बड़ा अच्छा काम करता है, लेकिन जो नाइट्रोजन युक्त वेस्ट प्रोडक्ट है उसको तो लंग्स नहीं निकाल सकते, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड। तो ये किडनी से ही अलग होता है, यूरिन के थ्रू ही अलग होता है, इसीलिए यूरिन बनता है, और वाटर लेवल बैलेंस रहता है इससे, है ना। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि किडनीज में आधारी निस्यंदन एकक फुफ्फुस की तरह बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छ होता है। व्हाट एग्जैक्टली इट मींस? It is no surprise that the basic filtration unit in the kidneys, like in the lungs, is a cluster of very thin walled blood capillaries. पूरा का पूरा जाल होता है इसके अंदर, जैसे लंग्स में होता है वैसे इसमें भी होता है। और ये जो है ना, बेसिकली नेफ्रॉन की डिजाइन की बात है। नेफ्रॉन जो है ना वो सेल है, देखो क्या लिखा है, each capillary cluster in the kidney is associated with a cup shape end of coil tube called Bowman capsule। ये Bowman capsule जो है ना, नेफ्रॉन का ही हिस्सा है। मतलब वृक्क में प्रत्येक केशिका जो क्लस्टर गुच्छा होता है, कैपिलरी गुच्छ, एक नलिका के कप के आकार के सिरे के अंदर होता है, कप जैसे सिरे के अंदर होता है, और यही नलिका छने हुए यूरिन को एकत्रित करती है, अभी चित्र में दिखाऊंगा। और प्रत्येक यूरिन किडनी में ऐसे अनेक फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं जिनको हम नेफ्रॉन कहते हैं, मिलियंस में होते हैं। तो ये नेफ्रॉन का ही हिस्सा हुआ ना, नेफ्रॉन से रिलेटेड है बॉमन कैप्सूल। अभी आप देखो, ये अगर इसको देखना है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देख लो, एक नेफ्रॉन एक सेल है, ऐसे लाखों की संख्या में किडनी में होते हैं। तो ये जो कप शेप स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये बॉमन कैप्सूल यही है, ऐसे कप जैसा नहीं दिख रहा है ये। और इसी के अंदर किडनी में इसी से देख लो, रेनल आर्टरी जो है ना, ब्लड को यहां पे ले जाके छोड़ दिया इसने, ठीक है जी, छोड़ दिया इसमें। अब बाकी का काम, यहां पे एक यूनिट होता है, ये एक नेफ्रॉन की व्यवस्था, एक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करो। ऑल्दो अगर आपको कोई पूछेगा कि फिल्टर कौन करता है, आप कहेंगे नेफ्रॉन करता है, लेकिन नेफ्रॉन्स की व्यवस्था की मैं बात कर रहा हूं, नेफ्रॉन्स का डिजाइन क्या होता है।
तो नेफ्रॉन में ये काम एक्चुअली में बोमन कैप्सूल में ये जो जाल जैसी संरचना दिखती है ना, ये ग्लोमेरुलस ये करता है। एक्चुअल डायलिसिस जो होता है ना, यहां पे होता है, ठीक है ना। ये जो ग्लोमेरुलस है ना, वास्तविक रूप से ये कोशिका गुच्छ जो है ना, ये जाली जैसा ही है, ये बोमन कैप्सूल के अंदर ये एक्चुअली में ब्लड को डायलिसिस करता है। ये यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्लड क्षमता है, और जब ब्लड क्षमता है तो इसी का ये पार्ट है। ये देख लो पीला वाला जो आपको ये नली जैसी संरचना एकदम क्वाइल घुमावदार जटिल सी संरचना दिख रही है ना, इसी में यूरिन है। यहाँ पे ब्लड फिल्टर हुआ, ब्लड गया जी, ठीक है, ब्लड फिल्टर हुआ, यूरिन बना, और यूरिन अब इसी में है। बोमन कैप्सूल वाला जो ये स्ट्रक्चर है, इसका ये वाला हिस्सा, और ये कलेक्टिंग डक्ट जो है, ये यूरिन कलेक्ट कर रहा है, और ये पक्का कहाँ भेज देगा, यहाँ से यूरिन यूरेटर में भेज देगा। क्योंकि ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो क्या होता है, किडनी में चलो अंदर चीजें हो रही है, और उसके बाद ये यूरिन यहाँ आता है। तो नेफ्रॉन में जो कुछ भी हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन इसके बाद ये यूरेटर के थ्रू, यूरेटर में ही तो जाएगा ये, एंड फिर यूरिनरी ब्लैडर में ये जाएगा यूरिन। तो मतलब साफ है, दो बातें स्पष्ट है। किडनी में ब्लड फिल्टर करता है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में कौन, ग्लोमेरुलस, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे अब जैसे ये हो गया, मान लो ये चीजें हो गई, ब्लड तो आगे नहीं जाएगा ना, ब्लड तो अब इधर ही रहेगा। अब इस ब्लड को वापस आना है और वापस सर्कुलेशन की तरफ जाना है, हार्ट की तरफ जाना है। तो किडनी ने अपना काम नेफ्रॉन्स या ग्लोमेरुलस की सहायता से कर दिया, यूरिन बना दिया, ठीक है। अब इसको आप देखना चाहते तो इसके सहायता से भी देख सकते हैं। अब ऐसे लाखों की संख्या में है तो किसी एक को खोल के देखो, कुछ इस तरीके से आपको ये दिखेगा। ये है बोमन कैप्सूल, कप जैसी ये बनावट, यहाँ पे ग्लोमेरुलस है, ये डायलिसिस करता है, ब्लड को फिल्टर करता है, और उसके बाद ये यूरिन इसमें इकट्ठा होता है, और ये यूरिन आगे यूरेटर में चला जाता है, और बाकी जो ब्लड रहता है उस ब्लड को वापस हार्ट की तरफ आ जाना है। लेकिन उस ब्लड में अब नाइट्रोजीनियस वेस्ट नहीं है, खत्म हो चुका है, क्योंकि यूरिन अपने साथ उसको ले लिया और उसको निकाल देना है, ठीक है ना। तो ये चीजें बेसिक तौर पर चलती है, इसमें बहुत सारी और भी चीजें होती है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना। तो एक और बात आप समझो कि प्रारंभिक निस्यंद में कुछ पदार्थ, जैसे सम सब्सटेंसेस इनिशियल फिल्ट्रेट होता है, जैसे शुरू में फिल्ट्रेशन होता है ना, तो उस फिल्ट्रेशन होता है, डायलिसिस होता है, उस पदार्थ के अंदर कुछ काम की चीजें भी होती है, रीअब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया भी होती है, कचरा निकालने के साथ साथ अच्छी चीजों को निकलने से रोकने का काम भी किडनी के द्वारा ही होता है। तो ये बात यहाँ पे लिखी है कि शुरू में जो अच्छे कंटेंट होते हैं, जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट, मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, ये सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब करके वापस ब्लड में ले आया जाता है। मतलब जिस चीज को निकालना है, कचरा निकालना है तो निकालो, लेकिन उस यूरिन में जो कुछ ग्लूकोज है, कुछ प्रोटीन है, उसको रीअब्जॉर्ब करके वापस शरीर में ले आओ। तो रीअब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया भी साथ साथ चलती रहती है, ये होता रहता है। ये बात यहाँ पे लिखा है कि इनिशियल जो फिल्ट्रेट है उसमें कुछ काम के पदार्थ होते हैं, लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, या फिर एमिनो एसिड मतलब प्रोटीन का हिस्सा, सॉल्ट, ये सब जो रहता है ना, ये रह जाता है, इसको शरीर रोक लेता है। जैसे जैसे यूरिन इस नलिका में आगे की तरफ बढ़ता है, इन पदार्थों का सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होने लगता है। जल की मात्रा का कितना रीअब्जॉर्प्शन होगा, ये शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर निर्भर करता है, कितना निकालना है, कितना रखना है, ये सब पूरा सिस्टम काम करता है। कितना डिजोल्व वेस्ट प्रोडक्ट को उत्सर्जित करना है, ये सब बॉडी की नीड पे डिपेंड करता है। अब मान लीजिए जरूरत से ज्यादा, सपोज किसी व्यक्ति के यूरिन में काम की चीजें जरूरत से ज्यादा आ रही है, ऐसा होता है ना यूरिन टेस्ट में। मान लो यूरिन में प्रोटीन या एमिनो एसिड्स का लेवल बहुत कम होना चाहिए, ग्लूकोज का लेवल कम होना चाहिए, बहुत माइनर होना चाहिए, ट्रेस होना चाहिए, और उसमें ज्यादा आ रहा है किसी का, तो ये इंडिकेशन है कि किडनी शायद रीअब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं कर रहा है, या यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। यूरिन के थ्रू वो चीजें निकल रही जो नहीं निकलना चाहिए। कचरा निकलना अच्छी बात है, लेकिन अच्छी चीज का निकलना अच्छी बात तो नहीं है ना। तो रीअब्जॉर्प्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज होती है, सिलेक्टिव तरीके से किसको रखना है किसको नहीं, ये सिस्टम काम करता है, ठीक है। और बाकी चीजें मैंने जो समझाया वो यहाँ पे लिखा है कि प्रत्येक किडनी में बनने वाला यूरिन एक लंबी लंबी नलिका यूरेटर में प्रवेश करता है, यूरिन यूरेटर में प्रवेश करता है, मैं समझा चुका हूं। और किडनीज को, ये जो किडनी है ना और ये यूरिनरी ब्लैडर, इसको कौन कनेक्ट करता है, तो यही तो यूरेटर है, ये बात लिखी हुई। और यूरेटर
यूरिनरी ब्लैडर ये यूरिन को इकट्ठा करता है और फिर यूरेथ्रा से आउट करता है। तो ये सब हम जानते हैं। और ऐसे भी याद रखना है कि यूरिनरी ब्लैडर जो है ना, ये मस्कुलर ऑर्गन है एंड इट इज अंडर नर्वस कंट्रोल। कब हमें यूरिन पास करना है, कब नहीं करना है, ये हमें वहां से पता, दिमाग से पता चल जाता है, एज वी हैव डिस्कस्ड एल्सवेयर। मतलब बाद में हम इसके ऊपर बात कर लेंगे। इसलिए हमें पता होता है कि हमें कब यूरिन को निकालना है, नहीं निकालना है। कुछ कुछ इंडिकेशन हमें मिलने लगता है। जब एक लेवल से ज्यादा यूरिन इकट्ठा हो जाता है तो इंडिकेट कर देता है। तो ये सारी चीजें हैं, ये अपने आप नहीं निकलता है, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे कंट्रोल में रहता है। ठीक है ना। तो ये था डायलिसिस। डायलिसिस वो प्रोसेस है जिससे किडनी ब्लड को फिल्टर करता है, यूरिन बनता है। ये काम नेफ्रॉन में होता है, नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस ये काम करता है। एंड रीअब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया भी यहाँ होती है। रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू अच्छे कंटेंट को निकलने से रोक दिया जाता है और कचरा तो निकलता ही है। अब मान लीजिए कोई किडनी का मरीज है, पेशेंट है, जिसका किडनी काम नहीं करना है, कर रहा है जितना काम करना चाहिए, किडनी फेल्योर का केस है। अब देखो, किडनी फेल्योर का मतलब नहीं कि एकदम सब खत्म हो गया। अब कितना परसेंटेज किडनी काम कर रहा है, एक काम कर रहा है, दोनों काम कर रहा है, या एक थोड़ा ज्यादा कर रहा है, एक कम कर रहा है, या दोनों बहुत कम कर रहा है, ये सब कंडीशन होते हैं। मैं अभी फिलहाल मान के चल रहा हूं कि कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम है ए नाम का व्यक्ति है और इसको किडनी की प्रॉब्लम है। किडनी की कार्य क्षमता इसकी सही नहीं है, फेल्योर का केस है। शायद किडनी उस तरीके से इसको काम नहीं कर रहा है जैसे नॉर्मल इंसान के अंदर करना चाहिए। तो इस व्यक्ति के शरीर में प्रॉब्लम क्या होगी? हमारे आपके बॉडी से क्या है, नाइट्रोजन वाला जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये आउट होता रहता है, समय समय पर यूरिन अपना बॉडी से निकलता रहता है। लेकिन इस व्यक्ति का जो सिस्टम यूरिन बनाता है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो इस व्यक्ति की प्रॉब्लम क्या होगी? इसके शरीर में टॉक्सिक कंटेंट, टॉक्सिक मटेरियल जमा होता रहेगा और अल्टीमेटली ये बहुत लीथल हो सकता है, घातक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है, जान तक जा सकती है। तो इसका निकलना जरूरी है। भैया किडनी तो निकाल नहीं रहा जिस तरीके से उसको निकालना चाहिए। तो फिर आर्टिफिशियल किडनी के जरिए, एक आर्टिफिशियल डायलिसिस प्रक्रिया के जरिए ब्लड को फिल्टर करके कचरे को बाहर निकाल दिया जाता है। और उसी चीज को हम आर्टिफिशियल किडनी मशीन कहते हैं, जहां पे ये प्रक्रिया, जिस मशीन के थ्रू ये होता है, इसको हीमोडायलिसिस कहते हैं। यानी हीमोडायलिसिस वो प्रोसेस है जिसके जरिए किडनी फेल्योर के मरीज को ट्रीट किया जाता है। ठीक है ना। ये कोई इलाज नहीं है, ये मैनेजमेंट है। जो प्रॉब्लम हो रही है, जैसे किसी व्यक्ति को किडनी में समस्या है, तो ऐसा हो सकता है कि हर महीने उसको एक बार डायलिसिस करवाना पड़े, किसी को हर 15 दिन पे करवाना पड़ सकता है, किसी को 3 महीने पर करवाना पड़ सकता है। अब कब कब करवाना पड़ेगा ये तो डॉक्टर डिसाइड करते हो, किडनी का कंडीशन डिसाइड करता है। लेकिन ये एक तरीका है उस व्यक्ति को उस खतरे से बचाने का जो उसके ऊपर संभावित है, कि जैसे टॉक्सिक कंटेंट शरीर में बढ़ रहा है तो जानलेवा हो सकता है, तो समय समय पर निकाल दो। इसके लिए क्या करना होता है? देखो, ये मरीज है, ए नाम का व्यक्ति है, इसकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही। अब इसके शरीर से ब्लड निकाला गया, आर्टरीज से ब्लड निकाल करके एक पंप लगा होता है। ये कैसे डायलिसिस होता है? आर्टिफिशियल तरीके से होता है और इसमें भेजा जाता है इसको। क्या है ये? एक झिल्ली होती है, ट्यूबिंग मेड ऑफ सिलेक्टिव परमीबल मेम्ब्रेन। एक झिल्ली जैसी बनावट होती है, इसमें भेजा जाता है। किसको? इस व्यक्ति के, ए नाम के व्यक्ति के ब्लड को भेज दिया। अब याद रखना कि ए नाम के व्यक्ति का जो ब्लड इस झिल्ली में गया है ना, उस ब्लड में क्या ज्यादा है? वेस्ट ज्यादा है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट ज्यादा है। ठीक है। और एक तरीके से देखो ये किडनी जैसा ही है एक तरीके से। अच्छा, एक और चीज देखो, यहाँ पे एक डायलाइजिंग सॉल्यूशन होता है यहाँ पे। इस सॉल्यूशन को इस मेम्ब्रेन में भेजा जाता है। देखो, इस साइड से मरीज का ब्लड आ रहा है और इधर से एक आर्टिफिशियल सॉल्यूशन भेजा जा रहा है। ये सॉल्यूशन ब्लड जैसा ही होता है, ब्लड जैसा ही होता है, लेकिन एक अंतर है, क्योंकि इसमें तो ब्लड ही आ रहा है ना, लेकिन अंतर क्या है? इसमें वेस्ट नहीं है, आर्टिफिशियल है ये।
नो वेस्ट, नाइट्रोजीनियस वेस्ट नहीं है, कचरा नहीं है। तो अब ये भी इस मेम्ब्रेन में भेजो और ये भी भेजो, तो जाहिर सी बात है एक कचरा वाला भी आ रहा है और एक फ्रेश सॉल्यूशन भी आ रहा है जो ब्लड जैसा ही है लेकिन उसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट नहीं है। तो फिर कॉन्सेंट्रेशन का अंतर होगा ना, बस यही चाहिए। जैसे ही आप इसमें दोनों लिक्विड मिलाते हो ना, ए का लिक्विड प्लस आर्टिफिशियल लिक्विड, जब मिलाओगे तो कॉन्सेंट्रेशन का फर्क होगा और ऐसी स्थिति में सिंपल डिफ्यूजन से जो नाइट्रोजन वाला कचरा है ना वो एक तरफ होने लगेगा, है ना, निकलना शुरू, मतलब निकलना का मतलब क्या है कि वो सॉल्यूशन में मिक्स होने लगेगा। और थोड़ा सा यूज्ड ये डायलाइजिंग सॉल्यूशन जो है ना, जैसे ही यूज हो गया इसको इस बर्तन में इकट्ठा कर लो, समय समय पर निकालते रहो। इसका कॉन्सेंट्रेशन मैंने पूरा, अब मैं तो ऐसे ही कैजुअली बता रहा हूँ लेकिन पूरा इस सब चीजों को मैनेज किया जाता है, प्रोफेशनल जो एक्सपर्ट होते हैं ना वो ये काम करते हैं। और फिर यूज्ड जो डायलाइजिंग सॉल्यूशन है उसको निकाला जाता है, एक तरीके से समझो कचरा इस रूप में निकालने की व्यवस्था की जाती है। और बाकी इसी यहीं से ब्लड अब शरीर में भेज दिया जाता है। कष्ट साध्य प्रक्रिया है, 4-4 5-5 घंटे का टाइम लग सकता है इस प्रोसेस में, लेकिन पूरे शरीर के ब्लड को कहीं ना कहीं डायलाइज कर दिया जाता है एक तरीके से। तो यही तो होता है आर्टिफिशियल किडनी मशीन इसको कहा जाता है। इसमें फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन का इस्तेमाल करके कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट किया जाता है इस मेम्ब्रेन में, और जो ब्लड इंसान का ब्लड इस मेम्ब्रेन में आया है उसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट है और जो डायलाइजिंग सॉल्यूशन इसमें गया है उसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट नहीं है, ऑल्दो वो ब्लड जैसा ही है। इसीलिए इसके मदद से उस कचरे को निकालने का प्रयास किया जाता है और फिर जो ब्लड शरीर में भेजा जाता है वो मिक्स होता है, इस इंसान का अपना ब्लड और इस सॉल्यूशन का मिक्स होता है। और कोई दिक्कत नहीं है, ब्लड जैसा ही है, बस इसमें कचरा नहीं है, जानबूझ के कचरा नहीं रखा गया, क्योंकि कचरा अगर इसमें भी कचरा हो और इसमें भी कचरा हो तो फिर कचरा निकलेगा कैसे, कॉन्सेंट्रेशन में गैप कैसे होगा। तो सिंपल तरीके से यहाँ पे ब्लड को फिल्टर कर लिया जाता है, प्रक्रिया है और चलता रहता है। बॉडी से ब्लड निकाल के डायलाइज किया और फिर अंदर डाल दिया, ठीक है ना। तो ये चीजें, तो ये बात शायद यहाँ पे लिखी है कि उत्तर जीवता के लिए, सर्वाइवल के लिए वृक्क जैव अंग है, किडनीज आर वाइटल ऑर्गन्स फॉर सर्वाइवल। यस, कई कारक हो सकते हैं इसके खराब होने का, जैसे संक्रमण है या फिर इंजरी है, कुछ और भी है, ब्लड फ्लो की प्रॉब्लम है, किडनीज की प्रॉब्लम हो सकती है। अब अलग अलग कारणों से होता है वो छोड़ दो, लेकिन जब ये हो तो शरीर में विषैले अपशिष्ट संचित होने लगता है और इससे इंसान की जान तक जा सकती है। इससे बचने के लिए ऐसी अवस्था में जब किडनी निष्क्रिय हो जाए तो फिर कृत्रिम या आर्टिफिशियल किडनी मशीन का इस्तेमाल हॉस्पिटल में किया जाता है। ये एक कृत्रिम जो वृक्क है ना, कि आर्टिफिशियल किडनी जो भी मशीन दिखाया मैंने, ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को डायलिसिस द्वारा ब्लड से निकालने का एक मैकेनिकल सिस्टम है, एक युक्ति है, डॉक्टर्स करते हैं। और आर्टिफिशियल किडनी बहुत से अर्धपरागम्य आस्तर वाली नलिकाओं युक्त होती है, परमीबल होती है, वो मेम्ब्रेन अभी आपको मैंने दिखाया है। ये नलिकाएं डायलाइजिंग सॉल्यूशन से भरी टंकी में लगी होती है, मतलब अगर ये नलिकाएं हैं तो इसमें एक इंसान का ब्लड आता है और दूसरा डायलाइजिंग सॉल्यूशन आता है, वो ब्लड जैसा ही है लेकिन उसमें कचरा नहीं है ना। इस द्रव का परासरण द्रव, मतलब इस लिक्विड का भी ऑस्मेटिक पैटर्न ब्लड जैसा ही होता है, ये ब्लड जैसा ही है लेकिन इसमें अपशिष्ट नहीं है, ये लिखा हुआ है, समझ में आया। मैंने इसकी बात जो अभी की है वो लिखा हुआ है, ये भी मिलाना जरूरी है, ठीक है ना। रोगी के ब्लड को इन नलिकाओं से प्रवाहित कराते हैं, इस मार्ग में रुधिर से अपशिष्ट उत्पाद सिंपल डिफ्यूजन द्वारा डायलाइजिंग द्रव में मिक्स हो जाते हैं और उसको समय समय पर निकाल लिया जाता है। और जो प्योर ब्लड होता है, प्योर मतलब कि डिटॉक्सिक ब्लड होता है, वो शरीर में पंप कर दिया जाता है, बॉडी के रोगी के शरीर में डाल दिया जाता है। यह वृक्क के जैसा ही है, किडनी, हमारा किडनी भी ऐसे ही काम करता है ना। जब हमारा सही से काम ना करे तो बाहर से मदद लेनी पड़ती है, लेकिन एक अंतर है, इसमें ना रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है। इस प्रोसेस में हमारा नेचुरल किडनी जब काम करता है ना तो कचरा निकालता है और अच्छी चीजों को निकलने से रोकता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है। बट इस प्रोसेस में आर्टिफिशियल डायलिसिस में नहीं होता है, बस ये याद रखना, ये प्रश्न बन सकते हैं। और एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंद वृक्क में, मतलब एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंद वृक्क में होता है। मतलब क्या हुआ इसका अर्थ, नॉर्मली इन हेल्दी अडल्ट
द इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनीज इज अबाउट 180 लीटर डेली। एक दिन में 180 लीटर, लेकिन निकलता है यूरिन कितना, 2 लीटर। तो बाकी चीजों को अब्सॉर्ब किया जाता है ना, मैनेज किया जाता है ना। हाउ द वॉल्यूम एक्चुअली एक्सपीड्स इज ओनली अ लीटर और 2, मतलब जो निकलता है वॉल्यूम यूरिन के रूप में 1.5 लीटर 2 लीटर निकलते हैं, बाकी अब्सॉर्ब हो जाता है, बॉडी में चला जाता है, ठीक है ना। तो ये नेचुरल प्रोसेस है। इसके बाद ये बात समझ में आ गई आपको। ऑर्गन डोनेशन की बात कर लेते हैं, अंगदान की बात कर लेते हैं। अंगदान एक बहुत ही उदार कार्य है, जिसमें किसी ऐसे व्यक्ति को अंगदान किया जाता है जिसका कोई अंग ठीक से कार्य ना कर रहा हो। यह दान दाता और उनके परिवार वालों की सहमति द्वारा किया जाता है। इसके अपने लीगल ऑब्लिगेशन है। ऑर्गन डोनेशन, मेन डोनेशन, लोग किडनी डोनेट कर सकता है, लंग्स डोनेट कर सकता है, हार्ट डोनेट कर सकता है। कुछ ऑर्गन जीवित अवस्था में डोनेट किया जा सकता है और कुछ मृत्यु के बाद डोनेट होता है। अब इंसान के पास 2 किडनी है तो एक डोनेट कर सकता है। लीवर का कुछ हिस्सा जिंदा, मतलब मेरे लीवर का कुछ हिस्सा किसी और व्यक्ति को लगाया जा सकता है अगर ब्लड ग्रुप और बाकी चीजें मैच हो रही है तो। लेकिन हार्ट अगर डोनेट करने की बारी होगी तो एक ही व्यक्ति में रहेगा। डोनर से रिसीवर में जाएगा तो रिसीवर तो सर्वाइव करेगा, डोनर नहीं। और वैसे भी आप हार्ट ऐसे डोनेट नहीं कर सकते इच्छा से कि मैं अपना हार्ट डोनेट करना चाहता हूँ, उसके कंडीशंस होते हैं, बट होते हैं। हार्ट, किडनी, लंग सब डोनेट होते हैं। अंग और उत्तक दान में दानदाता की उम्र व जेंडर मायने नहीं रखता है। एज क्या है, जेंडर क्या है, ये मायने नहीं रखता है। ट्रांसप्लांटेशन यानी प्रत्यारोपण किसी व्यक्ति के जीवन को बचा सकता है, बदल सकता है। एक्सेप्ट रिसीवर, ग्राही के अंग खराब अथवा बीमारी की चोट की वजह से क्षतिग्रस्त होने के कारण ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कभी कभी जरूरी हो जाता है। और ऑर्गन डोनेशन या अंग दान में किसी एक व्यक्ति यानी दाता के शरीर से सर्जरी से शल्य चिकित्सा द्वारा अंग निकालकर किसी व्यक्ति ग्राही के शरीर में ट्रांसप्लांट किया जाता है अकॉर्डिंग टू रूल रेगुलेशंस। सामान्यतः प्रत्यारोपण में क्या किया दिया जाता है, आंख का कॉर्निया, किडनीज, गुर्दे, हार्ट, लीवर, पैंक्रियाज, फेफड़े, आंत और बोन मैरो, ये सब डोनेट किया जा सकता है। अधिकांशतः ऑर्गन डोनेशन या टिश्यू डोनेशन दाता के मृत्यु के ठीक बाद ही होते हैं। इमीडिएट जब डेथ हो जाती है किसी व्यक्ति के तो उसके बाद होता है, या जब डॉक्टर किसी व्यक्ति के मस्तिष्क को डेड घोषित करते हैं तो इसका अपना रूल रेगुलेशन है। ब्रेन डेड व्यक्ति का भी ऑर्गन डोनेट किया जा सकता है। लेकिन कुछ अंगों जैसे गुर्दे, यकृत का कुछ भाग, फेफड़े इत्यादि और उत्तकों का दान जीवित रहने पर भी किया जा सकता है। किडनी दिया जा सकता है, 2 में 1 दिया जा सकता है, लीवर का कुछ हिस्सा दिया जा सकता है। तो ये चीजें हैं, और ये मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों शब्दों का चयन करके आपको बता दिया, तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। और शुद्ध इंग्लिश में पढ़ना चाहते तो एक बार यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सारे इंग्लिश और हिंदी के शब्दों को मिला के बता दिया। प्लांट्स एक्सक्रीशन की अगर बात करें तो पादप उत्सर्जन के लिए जंतुओं से बिल्कुल अलग युक्तियों का, अलग टेक्निक का प्रयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन निकलता है ना, इसके बारे में हम पहले ही जान चुके हैं, डन। स्टोमेटल ओपनिंग्स की कहानी हम पढ़ चुके हैं। ऑक्सीजन ये अपशिष्ट ही है तो पत्तियों से बाहर निकलता है। और याद करो, स्टोमेटा पढ़ चुके हैं आप। इसके अलावा एक्सेस जो वाटर निकलता है वेपर के रूप में, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ट्रांसपिरेशन अभी पिछले क्लास में भी बात कर रहे थे, तो ये सब हमें पहले से ही पता है। पादपों में बहुत से उत्तक डेड सेल्स से बने होते हैं। प्लांट्स के अंदर बहुत से टिश्यू ना डेड कोशिकाओं के बने होते हैं। वे अपने कुछ भागों जैसे कि पत्तियों का क्षय भी कर सकते हैं, अपने अपशिष्ट पदार्थ, अपने बॉडी के पार्ट्स को रिलीज भी कर सकते हैं। वो भी एक छुटकारा पाने का तरीका है प्लांट में। बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तिका या वैक्यूल में संचित रहते हैं। यानी प्लांट के अंदर आपने पढ़ा होगा, या जो प्लांट सेल होता है ना, प्लांट सेल, पादप कोशिका, सेल के अंदर एक खास स्ट्रक्चर होता है जिसको वैक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? वैक्यूल्स, रिक्तिकाएं। इसमें भी बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट संचित रहते हैं प्लांट के अंदर। प्लांट सेल के वेस्ट प्रोडक्ट संचित रहते हैं, है ना। समय समय पर ये निकलता रहता है बॉडी से, अपने वेस्ट प्रोडक्ट को ही निकालता रहता है। ऑक्सीजन भी वेस्ट प्रोडक्ट है, पानी का निकलना भी वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट के संदर्भ में। अब जो एक्सेस है, जो अनवांटेड हो, वेस्ट ही है। पौधों से गिरने वाली पत्तियों में भी अपशिष्ट उत्पाद संचित रह सकते हैं।
अब मान लो पत्तियों के सेल में वैक्यूल्स या वैक्यूल में अपशिष्ट पदार्थ है और पत्तियां ही टूट के गिर गई, पत्तियां सूख गई, तो वो भी एक तरीके से छुटकारा पाने का तरीका है। अन्य अपशिष्ट उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। पादप भी कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मिट्टी में रिलीज कर देते हैं। तो कई तरीके का इस्तेमाल प्लांट के द्वारा किया जाता है। ऑक्सीजन का निकालना, एक्सेस पानी का निकालना, पत्तियां टूट के गिर जाए उसके जरिए कुछ चीजों से छुटकारा पाना, रेजिन, गोंद, ये सब भी प्लांट का ही प्रोडक्ट है, पुराने जाइलम में संचित रहता है और समय समय पर अगर वो निकल गया तो निकल गया, रिलीज हो गया तो रिलीज हो गया। तो बहुत सारे तरीके होते हैं। हमारे जैसे प्लांट में ऐसे किडनी वाला सिस्टम उस तरीके का नहीं होता है। तो यही था, ये पूरा टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है और ये चैप्टर हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। छठा चैप्टर आगे आएगा, पांचवा चैप्टर कंप्लीट डन है जी। बहुत लंबा चैप्टर था तो 6 पार्ट में इसको मैंने करवाया है। आप बाकी सारे पार्ट्स देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, लाइन बाय लाइन, ज्यादा ही करवाया, कम नहीं है। फिलहाल 1-2 प्रश्नों का जवाब दीजिए। ये तो बच्चों वाला प्रश्न है कि किडनीज के जो फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज, उसको क्या कहा जाता है? तो अब बताने की जरूरत नहीं है। नेफ्रोलॉजिस्ट, कोई डॉक्टर कहता है मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूं, नेफ्रॉन, नेफ्रोलॉजी, किडनी है ना, नेफ्रॉन्स काम करता है, ब्लड फिल्टर करता है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन है। किडनीज इन द ह्यूमन बीइंग्स आर पार्ट ऑफ द सिस्टम एक्सक्रीशन, मतलब ये सी वाला पार्ट है। सी इंग्लिश में इधर है और हिंदी में इधर है, तो उत्सर्जन बोलेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन ध्यान रखना। सीक्वेंस देखो, ये भी मैंने आपको बताया, आप खुद ही याद कर लो। किडनी में यूरिन बना, यूरिन किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक आता है, लेकिन किसके जरिए? किडनी और ब्लैडर के बीच में यूरेटर होता है। तो किडनी देन यूरेटर देन ब्लैडर, कहां दिख रहा है? किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड देन यूरेट्रा। सी वाला सीक्वेंस सही दिख रहा है। होपफुली आपने भी यही लगाया होगा। तो यही सब कुछ प्रश्न थे, बाकी डन है। और अभी आप लोगों से मैं क्या बोलूंगा, खास करके जो लोग नए अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने सेशन अब तक लाइक नहीं किया है या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया मेरे रिक्वेस्ट पे इतना काम कर लीजिए, जरूरी है इस चैनल के लिए, ठीक है ना। लाइक करो, अगर अच्छा लगता है सेशन तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो, ये सब कर सकते हो ना, आपके साइड में यही है। फिलहाल मैं अगले सेशन में आपसे मिलूंगा अगले टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।